क्लास 8 लेसन नंबर 12 स्वतंत्रता के बाद। ये चैप्टर का नाम है। इसमें हमने कल पढ़ा था राज्यों का गठन किस प्रकार किया जाए। तो सबसे पहला आंध्र प्रदेश राज्य बना, उसके बाद और राज्य बनते रहे। हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा। दक्षिण भारत के लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने का विरोध करते रहे, तो बीच का रास्ता निकाला गया कि कामकाज की भाषा सरकारी दफ्तरों में हिंदी ही रहेगी, परंतु जो ऑफिशियल लेटर है, सरकारी जो लेटर है, वो इंग्लिश में चलते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत की राजकीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन ऑफिसेज में काम जो है इंग्लिश में हो जाएगा। ये बीच का रास्ता निकला गया। उसके बाद भारत के विकास की योजनाएं बनने लगी। इस कड़ी में ही पढ़ रहे हैं हम आगे। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकों और औद्योगिक आधार निर्मित करना भारत का बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग, इस बारे में ज़्यादातर सहमति ये थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा, अर्थात हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा अर्थात निजी क्षेत्र द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच इस तरह का संतुलन बनाया जाएगा। इन सब को परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे, तो कुछ विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके बावजूद कुछ लोगों का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है, अर्थात शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अन्य कुछ लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों का भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी, उनकी आदर्शों को मानने वाली मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, अर्थात विज्ञान और मशीनरी से मानवता को कुछ समय तक फायदा हो सकता है, लेकिन लास्ट में तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। ये आज के टाइम में बिल्कुल सच साबित हो रही है मीरा की बातें, तो इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब नीचे क्या लिख रखा है अभी, क्या मीरा बहन की यह मान्यता सही थी कि विज्ञान और मशीनरी मानव सभ्यता के लिए समस्या खड़ी कर देंगे? यस, ये बात बिल्कुल सही थी, और आज आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं। कोरोना महामारी के रूप में विज्ञान और मशीनरी की सहायता से ही मानव सभ्यता के लिए खतरा खड़ा कर दिया है। ये चित्र 8 दिखा रखा है। ये
यहाँ पर जो भिलाई कारखाना लगा है, भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू, भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भिलाई में जो कि छत्तीसगढ़ में है, 1959 में लगाया गया था रूस के सहयोग से। अब पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्र में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 को उन्होंने यह पत्र लिखा था। पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा छिपी हुई है। हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व बहुत ज़्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की भावनाओं पर, गणनाओं पर आधारित हो सकती है और हो भी गई, परंतु हमारे आंकड़ों और संख्याओं से, हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करती। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं से आता है। अब हमारी जिम्मेवारी यह है कि ठंडे अक्षरों में लिखी गई योजना को एक ऐसा जीवंत, गतिशील उद्यम बना दे ताकि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। ये महात्मा, जो हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के जनक हैं, जवाहरलाल नेहरू, उनके विचार थे। फिर ये यहाँ से देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन ने 1952 से 1962 तक संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। यहाँ पर ये देखो, ये जो चित्र दिखा रखा है, ये इसमें आप देख रहे हैं या बाडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नए आज़ाद हुए देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बात की चर्चा भी की गई कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे भी। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे पढ़ते हुए। तो ये जो छोटी छोटी बातें आई हैं, जैसे ये चित्र 10 में दिखा रखा है, इनको आप नोट करते जाना है। ये इस चित्र के अंदर नेहरू और कृष्ण मेनन भी हैं, जो कि 1952 से लेकर 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।